हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस पे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये क्विक रिवीजन है और बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऐसी क्लासेस को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। और साथ ही पूरी क्लास को वॉच करने के बाद वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने साथियों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। हिंदी की तैयारी के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल में ज्वाइन सेक्शन में जाके हिंदी प्रवक्ता विशेष की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही प्रैक्टिस सेट के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये सरहप्पा क्या थे दोस्तों? सिद्ध साहित्य से, रासो काव्य के समर्थक थे, या नाथ साहित्य से थे, या जैन काव्य से। तो दोस्तों, जो सरहप्पा का जो संबंध है दोस्तों, वो किससे है? वो है सिद्ध साहित्य से। तो सरहप्पा का संबंध जो है दोस्तों, वो सिद्ध साहित्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? जैसे इसमें दिया है कि सूरदास, कुंभनदास, नंददास या सुंदरदास। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, ये पूछा गया है। तो इनमें से अगर हम देखें दोस्तों, सूरदास, नंददास और कुंभनदास दोनों तीनों अष्टछाप के कवि रहे हैं। सुंदरदास दोस्तों अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विहारी किस धारा के कवि हैं? तो विहारी जो दोस्तों से रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या रीतिबद्ध। तो बिहारी किस धारा के कवि रहे हैं दोस्तों? तो बिहारी जो रहे हैं दोस्तों, वो रीति सिद्ध कवि के तौर पे जाने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी, या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो दोस्तों, प्रेमचंद जो हैं वो किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो दोस्तों, ये हैं आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी उपन्यासकार के तौर पर इनको जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास यानी कि खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, सूरदास, तुलसीदास, रैदास या मीराबाई। तो दोस्तों, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास में जो खंजन नयन करके है, इसमें जीवन जो चित्रण किया गया है वो किया गया है दोस्तों सूरदास का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का जो प्रभाव है हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है छायावाद, क्योंकि स्वच्छंदतावादी काव्य जो है वो छायावाद पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्गृत हैं? तो दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या कुकुरमुता। तो दोस्तों, ये किससे ली गई हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्गृत हैं? तो दोस्तों, ये हैं सरोज स्मृति से। किससे ली गई हैं? सरोज स्मृति नामक जो कविता है दोस्तों, उससे हैं दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रस आखेटक के रचनाकार कौन हैं? रस आखेटक नामक जो रचना है इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या शरद जोशी। तो रस आखेटक के रचनाकार कौन रहे हैं दोस्तों? ये रहे हैं कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय की रचना है दोस्तों रस आखेटक।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है, ये पूछा गया है। जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर, या ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते, या जीप पर सवार इल्लियाँ। तो दोस्तों हरिशंकर परसाई की जो रचना कौन सी नहीं है, ये पूछा गया। तो इनमें से अगर विकलांग श्रद्धा का दौर है, ये हरिशंकर परसाई का है। ठिठुरता हुआ ठिठुरता हुआ गणतंत्र भी हरिशंकर परसाई का है। प्रेमचंद के फटे जूते भी उन्हीं का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जीप पर सवार इल्लियाँ। दोस्तों ये हरिशंकर प्रसाद की रचना में नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखा चित्र, या निबंध। तो एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है दोस्तों? ये है दोस्तों यात्रा वृतांत के तौर पे ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो आलोचक के मुख से नामक जो रचना है, ये किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन किया गया है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह, या प्रभाकर श्रोत्रिय। तो दोस्तों आलोचक के मुख से ये जो व्याख्यानों का संकलन है दोस्तों, ये कौन सा है? ये है नामवर सिंह का। किसका है? नामवर सिंह का है दोस्तों, आलोचक के मुख से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय देवता किस कवि की कविता है? तो समय देवता नामक जो कविता है दोस्तों, किस कवि की है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, या नरेश मेहता। तो दोस्तों जो समय देवता नामक जो रचना जो कविता है, वो कौन सी कवि की है? तो दोस्तों ये है नरेश मेहता की। नरेश मेहता की जो कविता है दोस्तों, समय देवता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसके द्वारा लिखी है? जैक देरिदा, या रिचर्ड रॉटरी, या फ्रेडरिक जैमसन, या पॉल दी मान। तो दोस्तों ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों जैक देरिदा। जैक देरिदा ने लिखी है दोस्तों ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों इनमें जो मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं, अगर हम बात करें इसमें शिवदान सिंह चौहान, ये भी मार्क्सवादी आलोचक के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा शिव कुमार मिश्र भी हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त भी हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी दोस्तों ये मार्क्सवादी आलोचक के तौर पे नहीं जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो रचना है किसकी है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय, या गुलाब राय। तो दोस्तों मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये जो रचना है दोस्तों, ये है विद्यानिवास मिश्र की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? तो कौन से आलोचनात्मक कृति विजय देव नारायण सिंह की है? ऑप्शन है जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन, या रस मीमांसा। तो कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की पूछी गई है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विजय देव नारायण शाही की रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये है जायसी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि
पहला है अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी थी, या खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ था, या खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की विशिष्ट योगदान है, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या किया था, क्योंकि खड़ी बोली में अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी थी, या खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, या खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है दोस्तों? अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, ए और सी सही हैं और बी यहाँ पर गलत है। एक बार आपको बता देते हैं कि ए क्या है, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी थी, और साथ ही दोस्तों खड़ी बोली में साहित्य लेखन युग की आवश्यकता थी। तो ये दोनों तथ्य सही हैं, ठीक है। जबकि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ था, तो ये यहाँ पर जो है गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में पौरुष वर्णों का अभाव है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है? अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर ए जो है आंशिक तौर पर सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, बात बिल्कुल सही है। और बी बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, क्योंकि ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो ये इसके आधार पर अगर हम देखें, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है, और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो दोस्तों अगर इसमें बात करें, ए में जो कहा गया है कि नई कविता में नई मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है, बिल्कुल सही है। क्योंकि नई कविता जो है, जो हमारा टॉपिक अगले क्लास में रहेगा, वो जो है दोस्तों आप देख लेना। तो उसमें हमारी जो नई कविता का टॉपिक है, उसमें हम इसमें पूरे अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है, नए उसके, और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का जो द्वंद्व जो है अंशतः आयातित हुआ है। तो ए और बी दोनों बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो छायावाद की क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, उनमें हम सही करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति और साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह। तो छायावाद में अगर हम देखें, एक तो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है, बिल्कुल सही है। छायावाद का टॉपिक हमने करा रखा है दोस्तों। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, ये भी बिल्कुल हुआ है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण इसमें प्रदर्शित किया गया है। साथ ही छायावाद रहस्यवाद का पर्याय के तौर पर देखा गया है। बिल्कुल सही है, ये सभी के सभी बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो इसके आधार पर अगर हम देखें, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए स्किप ना करें। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन जरूर लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम आपको इसी प्रकार का ओरिएंटेड देखने को मिलने वाला है। तैयारी इसी लेवल की करनी होगी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? अगर हम काल क्रम के अनुसार देखें तो सही क्रम क्या है, जैसे इसमें पूछा गया हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, या मिश्र बंधु विनोद। तो दोस्तों अगर हम इससे सही आंसर की ओर जाएं, तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर पे ही हम सीधे चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को सटीक आंसर ही पढ़ लेना चाहिए। अन्य चीज़ों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एग्ज़ाम में फिर कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है मिश्र बंधु विनोद, सबसे पहले इन चारों में सबसे पहले हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, और फिर है हिंदी साहित्य की भूमिका, और उसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो ये हैं दोस्तों हिंदी ये साहित्य के अंतर्गत इतिहास ग्रंथों का सही कालक्रम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन-सा है? तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रचनाएँ हैं, उनका सही क्रम कौन-सा है, ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तुलसीदास की रचित जो रचनाएँ हैं, उनमें से ये 4 के 4 इसमें तुलसीदास के ही हैं। लेकिन जो सही क्रम है दोस्तों, वो कौन-सा है? पहला दोहावली है, फिर गीतावली है, फिर है रामचरितमानस और फिर है विनय पत्रिका। इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों आप बिल्कुल सटीक तरीके से तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही पेपर है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको होने वाला है। आप चाहे एलटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रवक्ता के अंतर्गत हों, आपको ये पेपर ज़रूर तैयार करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन लेक्चर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बिना स्किप किए पूरा एक-एक अक्सर एक-एक क्वेश्चन को पूरा अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे आपको उस दिन एग्ज़ाम में गिल्टी महसूस ना हो। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का जो सही क्रम है दोहावली, फिर है गीतावली, फिर है रामचरितमानस, फिर है विनय पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी योगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? तो अगर जन्म तिथि की दृष्टि से देखें दोस्तों, द्विवेदी युग के कवियों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं दोस्तों, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है वो भी यही है। श्रीधर पाठक सबसे पहले हैं। द्विवेदी युगीन कवियों के सही सही क्रम के अगर आधार पर देखें तो सबसे पहले श्रीधर पाठक हैं, उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, फिर हैं मैथिली शरण गुप्त और फिर हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो आधुनिक हिंदी की जो कृतियां हैं दोस्तों, उनके प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? जैसे आत्मजयी, अनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा। तो दोस्तों इसमें सही क्रम के अनुसार जो है वो कौन सा है? वो है सबसे पहले है यशोधरा, फिर है दोस्तों उर्वशी, फिर है कनुप्रिया, फिर है आत्मजयी। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी की जो कृतियां हैं दोस्तों, उनके प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में सबसे पहले यशोधरा, फिर उर्वशी, फिर कनुप्रिया, फिर आत्मजयी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो पाश्चात्य समीक्षक जो हैं इनके जन्म की दृष्टि से अनुक्रम क्या है? जैसे अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस या कॉलरिज। तो दोस्तों इनका जो सही अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है प्लेटो का, फिर आता है अरस्तु का, फिर आता है लॉन्जाइनस का और फिर आता है कॉलरिज का। तो ये पाश्चात्य समीक्षक हैं जिनके जन्म के आधार पर इन्हें जो है क्रम में किया जा सकता है। जैसे प्लेटो हैं, फिर अरस्तु हैं, लॉन्जाइनस हैं और कॉलरिज हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर प्रकाशन के दृष्टिकोण से देखें तो सही क्रम की बात पूछी गई है। जैसे कविवचन सुधा हैं, सरस्वती हैं, चाँद हैं और हंस है। तो दोस्तों ये पत्रिकाएँ जो हैं इनका सही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम के अनुसार अगर हम बात करते हैं इनकी, तो दोस्तों सबसे पहले नंबर आता है कविवचन सुधा का और फिर आता है सरस्वती पत्रिका का, फिर आता है चाँद का और फिर आता है हंस। ठीक है? तो ये प्रकाशन की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो अगर हम उपन्यास की बात करें तो इनका सही अनुक्रम जैसे तमस है, सूखा बरगद है, आधा गांव है, झूठा सच है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले झूठा सच है, उसके बाद आधा गांव है सेकंड नंबर पे, फिर है तमस, ठीक है, और फिर है सूखा बरगद। तो ये जो है इनके उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम होगा। सबसे पहले झूठा सच, दूसरा आधा गांव, तीसरा है तमस, चौथा है सूखा बरगद। तो इस आधार पर अगर हम देखें दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो रहा है। झूठा सच, आधा गांव, तमस और सूखा बरगद।
ठीक है, तो ये उपन्यास है और इनको सही क्रमित रूप में व्यवस्थित करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? अब ये कवियों के नाम दिए गए हैं दोस्तों और इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम बात करें पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि और केशवदास में, तो सबसे पहले नंबर आता है दोस्तों केशवदास का। किसका? केशवदास का। और इस आधार पर उनके बाद फिर चिंतामणि का नंबर है, फिर आते हैं दोस्तों बिहारी और फिर आते हैं पद्माकर। तो ये जो है कवियों का सही अनुक्रम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन-सा है? तो इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है, जैसे लोकायतन है, राम की शक्ति पूजा है, झरना है और प्रिय प्रवास है। तो दोस्तों इसमें अगर हम सही क्रम की बात करें, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रिय प्रवास है दोस्तों, फिर है झरना और फिर है राम की शक्ति पूजा और फिर है लोकायतन। तो इस ऑप्शंस में देखें तो सबसे पहले प्रिय प्रवास जो है आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, उसके बाद फिर झरना है, फिर राम की शक्ति पूजा है और फिर है लोकायतन। तो ये काव्य का सही अनुक्रम रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की, तो वो मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ जो है कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स का लिंक आपको शेयर कर देंगे, तो आप चाहें तो वहाँ से हिंदी की तैयारी के लिए उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आपको मतलब सही कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी बुक्स और आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न की पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित कीजिए। ये पंक्ति हैं और इनका कवियों के नाम हम आपको बता देंगे डायरेक्टली। तो पंक्तियों का सही कवियों के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। तो अगर हम सुमेलन के दृष्टिकोण से देखें, तो यहाँ पर दोस्तों जो कवि हैं जैसे घुन खाए सह तीरों पर, तो ये इनके रचना है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये है नागार्जुन की। ठीक है? तो पंक्तियाँ जो हैं नागार्जुन की हैं। घुन खाए सह तीरों पर। ठीक है दोस्तों? और अगला जो है दोस्तों वह है एक बीते के बराबर। तो एक बीते के बराबर ये किसका है दोस्तों? ये पंक्ति जो कही है ये केदारनाथ ने कही है। अगला है किंतु किंतु हम हैं द्वीप। तो किंतु हम हैं द्वीप ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा गया है लीलाधर जगूड़ी के द्वारा। ये लीलाधर जगूड़ी ने कहा है किंतु हम हैं द्वीप। और अगला है भूख से रिरियाती हुई। भूख से रिरियाती हुई किसकी है? ये है दोस्तों धूमिल की। ठीक है? तो घुन खाए सहतीरों पर, घुन खाए सहतीरों पर किसका है? नागार्जुन का। और एक बीते के बराबर है केदारनाथ अग्रवाल का। तो इस तरीके से आप ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, निम्न के संपादकों को उनके पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो संपादक जो हैं उनको पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित करना है दोस्तों। जैसे श्याम सुंदर सेन। श्याम सुंदर सेन की जो पत्रिका है वो कौन सी है दोस्तों? वह है समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण है दोस्तों। इनकी इनकी जो पत्रिका है श्याम सुंदर सेन की, वह है समाचार सुधा वर्षण। राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका कौन सी है दोस्तों? राजा लक्ष्मण सिंह की जो पत्रिका है वह है दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह की जो है दोस्तों वह है प्रजा हितैषी। ये राजा लक्ष्मण सिंह की है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है वह है कवि वचन सुधा। बहुत आसान सा था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसके अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम से जिनको जाना जाता है दोस्तों, इनकी जो है आनंद कादम्बिनी। ठीक है? तो इनकी रचना पत्रिका क्या है? आनंद कादम्बिनी। तो इस आधार पर अगर हम देखें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न की पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए।
तो पत्रिकाएँ हैं और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो पत्रिका है जैसे सार सुधा निधि, सार सुधा निधि जो पत्रिका है दोस्तों ये कब प्रकाशित हुई थी? 1889 में। ठीक है, 1879 में ये हुई थी और 1879 में सार सुधा नीति का प्रकाशन हुआ था। अगला है दोस्तों बंगदूत। बंगदूत के कब प्रकाशित हुई थी? तो बंगदूत जो प्रकाशित हुई थी दोस्तों वो 1829 में हुई थी। इसके अलावा भारत मित्र का प्रकाशन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1877 में और साथ ही जो हंस का प्रकाशन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1930 में। ठीक है, इनको आप ज़रूर एक बार स्टडी कर लें, नोट कर लें। जो सार सुधा निधि है इसका 1879 में। इसके अलावा बंगदूत की जो प्रकाशन हुआ था 1829 में। भारत मित्र हुआ था 1877 एंड हंस जो प्रकाशित हुआ था 1930 में। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप ज़रूर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। जैसे दूसरी परंपरा की खोज, तो दूसरी परंपरा की खोज ये किसकी है दोस्तों? ये है नामवर सिंह की। इम्पोर्टेंट है, नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। अगला है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो रचना है दोस्तों ये किसका है? ये है दोस्तों आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का। किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है ये। तो ये जो है आपका इसके साथ मिलान हो जाएगा। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है दोस्तों ये किसका है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, इसके अलावा नया साहित्य नया प्रश्न दोस्तों किसका है? ये है नंद दुलारी वाजपेयी का। किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी का दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी मैचिंग है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसे कथन है और उनके लेखक, जैसे करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। तो करुणा दुखात्मक दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। ये किस लेखक ने कहा है दोस्तों? ये है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसके अलावा मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। तो मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और साथ ही छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, ये किसने कहा था दोस्तों? तो छायावाद को सूक्ष्म के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। इसके अलावा भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। तो भक्ति आंदोलन जो है जाति और जनवादी आंदोलन है, ये किसने कहा था दोस्तों? ये कहा गया था रामविलास शर्मा के द्वारा। ये बिल्कुल सही मैचिंग ऑलरेडी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से इनको आप मैच करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सम्मिलित कीजिए। जैसे लहरों के राजहंस है। लहरों के राजहंस ये किसकी कृति है ये बताना है। तो लहरों के राजहंस जो कृति है दोस्तों ये एक नाटक के तौर पे है, लहरों के राजहंस। ठीक है, इसके अलावा आधा गांव, आधा गांव दोस्तों क्या है? एक उपन्यास है। क्या है आधा गांव? एक उपन्यास के तौर पर जाना जाता है दोस्तों। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक उपन्यास है ये आधा गांव उपन्यास है। इसके अलावा तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी ये क्या है दोस्तों? ये है एक निबंध है। ठीक है, तुम चंदन हम पानी क्या है? एक निबंध है। इसके अलावा मुर्दहिया, तो मुर्दहिया क्या है दोस्तों? मुर्दहिया जो है दोस्तों वो है आपका, ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत आत्मकथा के तौर पे जाना जाता है।
तो मुर्दैया क्या है दोस्तों? एक आत्मकथा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।